गाइस, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम पहले इस पे एक वीडियो बना चुके हैं, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ यानी कि ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी वर्क कर रही हैं, जैसे ही वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में एंटर करती हैं और जब तक एग्जिट करती हैं, तब तक जो जो एक्टिविटीज़ वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सबको मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर आता है। सो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्कोप को हम डायग्राम से डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम में जो गिवन है वो स्कोप ही होते हैं। स्कोप क्या होता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एक तरीके से उसके स्कोप के अंदर आता है। तो फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब नेचर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले फर्स्ट स्कोप हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या देखेंगे कि नेचर क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नेचर में क्या आता है कि वो डायरेक्टली किस चीज़ से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है और उसके मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो सारी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं वो की जाती हैं किसके लिए, ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट के लिए। फिर है एम्प्लॉय हायरिंग। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ तो चाहिए ही, और वो उन्हें हायर कैसे करता है, पहले रिक्रूटमेंट करता है, देन सिलेक्शन करता है, फिर उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। फिर एम्प्लॉय हायरिंग का मीन्स क्या होता है कि हम अपने जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉय को हायरिंग करें। कि जैसा मीन्स ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी टाइप के एम्प्लॉयज़ को ले लेंगे, हम देखेंगे ना कि हमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए, स्किल्स क्या होनी चाहिए, उस बेसिस पे हम रिक्रूटमेंट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट में क्या होगा कि हमें एप्लीकेशंस रिसीव होंगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आए यही चाहेंगे। फिर उन एप्लीकेशंस में से हम ये देखते हैं कि कौन से जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं वो हमारी जॉब पर फिट बैठते हैं, उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उनकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, जो भी हमें इंटरव्यू लेना होता है उस बेस पे हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं। तो सेकंड स्कोप क्या हुआ, एम्प्लॉय हायरिंग, यानी कि हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम एम्प्लॉयज़ चाहिए हैं उस बेस पे हम एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे। देन एम्प्लॉय एंड एग्जीक्यूटिव रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन क्या होता है कि कंपेंसेशन टाइप की, हम उन्हें क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे किसके, एम्प्लॉय को अब हम क्या देते हैं, एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, वर्कर्स को वेजेस मिलती हैं। अब हमने एम्प्लॉयज़ को हायर किया, उन्होंने वर्क किया, तो अगर वो वर्क करेंगे तो उनके रिटर्न में उन्हें कुछ चाहिएगा, तो रिटर्न में क्या मिलते हैं, उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे सैलरी दी जाती है उनके काम के लिए या फिर वेजेस दी जाती हैं। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव्स की क्या होती हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आ जाते हैं या फिर लोअर लेवल में भी आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जीक्यूटिव है वो टॉप लेवल में होते हैं और उन्हें भी कंपनसेशन मिलता है, मीन्स उन्हें भी बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। वो सब किस में आते हैं, जो सैलरीज एग्जीक्यूटिव्स को दी जाती है वो किसके अंडर आती है, हमारे हमारे एम्प्लॉयज़ और रिम्यूनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। और एग्जीक्यूटिव्स में कौन होते हैं, जैसे सीईओ है, वाइस प्रेसिडेंट है, मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आते हैं। और इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि हमने एक तो देखा कि हम इन्हें रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो ये रिम्यूनरेशन के ऊपर बेस है। तो रिम्यूनरेशन को जो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल फैक्टर हो, वो भी इसके अंडर कंसिडर किए जाते हैं। क्या किस टाइप के हम इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव है या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, सब किसके अंडर आते हैं, हमारे रिम्यूनरेशन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब एम्प्लॉय मोटिवेशन, जितना एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा ना उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है, वो उतना ही ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ाएगा। अगर सेटिस्फाई होगा तो वो वर्क ज़्यादा अच्छे से करेगा, वर्क ज़्यादा अच्छे से करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, उससे प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। सो एम्प्लॉय मोटिवेशन कब होगी, जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा। तो वो सेटिस्फाइड कब होगा कि जब हम उन्हें डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव प्रोवाइड कराएंगे या फिर जो भी उनके स्किल्स हैं। अब जैसा एम्प्लॉयज़ आया है वो हमेशा चाहेगा कि वो अपने आप को बेटर बनाए एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उनके बेटरमेंट के लिए जो जो काम करेंगे वो सब किसके अंदर आता है कि हम उन्हें मोटिवेशन करें। अब मोटिवेट में क्या क्या इंक्लूड करता है कि हम उसे रिकॉग्नाइज करें, अगर उसने उसने कुछ अच्छा किया है या फिर उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉफिट हुआ है तो हम उसके सबके सामने रिकॉग्नाइज करें, उसे कोई मॉनेटरी इंसेंटिव दें, जैसे कोई मीन्स एक्स्ट्रा बोनस दे दिया या फिर उसे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दे। इन तरीके से हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी स्किल्स को और बढ़ाएं, उन्हें ये लगे कि वो खुद इम्प्रूव हो रहे हैं।
सो वो एम्प्लॉय मोटिवेशन के अंडर आता है। देन एम्प्लॉय मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में क्या होता है कि वेलफेयर एंड सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड कराना, कि जो एम्प्लॉय आया है उसका वेलफेयर रहे, उसे अच्छी ऑर्गेनाइज मीन्स जहाँ वो काम कर रहा है वर्किंग कंडीशन उसकी अच्छी हो। सेफ्टी मेजर्स यानी कि अगर कोई काम ऐसा रिलेटेड है कि जिसमें आपको सामान उठाना है या फिर कुछ जो आपकी हेल्थ के लिए हैजार्डियस हो सकता है, तो उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी प्रोवाइड कराना, ये एम्प्लॉय मेंटेनेंस के अंदर आता है। कि जितना अच्छा एम्प्लॉय मेंटेनेंस होगा ना, उतना ही मीन्स एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रिटेन रहेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्हें उनके वेलफेयर को इंक्रीज़ करके उनके सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करा के हम एम्प्लॉयज़ को मेंटेन कर सकते हैं। देन इंडस्ट्रियल रिलेशन, अब इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या आता है कि रिलेशनशिप कैसी है, ये एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी हो सकती है, यूनियन से मैनेजमेंट के साथ एम्प्लॉयज़ की कैसी रिलेशन है, एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉय की कैसी रिलेशन है, हर टाइप के जो रिलेशन है ना वो इंडस्ट्रियल रिलेशन में आती है और उन्हें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं होते तो वो कन्फ्लिक्ट होंगे, कन्फ्लिक्ट की वजह से लाइक बायसनेस आ जाती है और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रॉफिट कम होगी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पे असर डालता है, इम्पैक्ट डालता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशन पे पूरा फोकस करना चाहिए, ये भी हमारा एक स्कोप है नेचर ऑफ एचआरएम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट ऑफ एचआरएम। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एचआरएम में आएगा कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एचआरएम, कि हम क्या सोचते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फ्यूचर क्या है, कैसे चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, जॉब की अपॉर्चुनिटी कैसी होनी चाहिए, हम उसके बारे में प्लानिंग करेंगे कि न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो हमें क्या करना है, कि हम टेक्नोलॉजी के साथ कैसे चलेंगे, हम फ्यूचर क्या देख रहे हैं हमारे एचआरएम का, वो किसके अंडर आता है, स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन है पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआरएम। अब पर्सनल मैनेजमेंट क्या है कि एचआरएम से पहले जब हम मीन्स एचआरएम का यूज़ नहीं करते थे तब कौन सा फंक्शन यूज़ होता था, वो था पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलाइजेशन दैट फोकस ऑन हायरिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ टू बिकम मोर वैल्यूएबल टू द कंपनी। पर्सनल्स क्या होते हैं और ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। पर्सनल में भी ह्यूमन रिसोर्स, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन से पहले पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो फंक्शन यूज़ होता था। तो उसका मेन फोकस क्या था कि वो एडमिनिस्ट्रेट करे, कि वो मीन्स उनको गाइड करे एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए जो उनकी कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो। ठीक है, हायरिंग करना, उनको मीन्स कंपेंसेशन करना, ये सब क्या था, ये पर्सनल मैनेजमेंट का काम था। कि हमें अगर 100 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो 100 एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको सैलरी प्रोवाइड करना, उनका काम यहीं तक था। इट इज़ समटाइम कंसिडर्ड टू बी सब कैटेगरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट ओनली फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना उसकी कई बार इसे हम एक सब कैटेगरी मान लेते हैं, क्योंकि ये ब्रॉड फॉर्म में नहीं है। ये किसका, इसका मेन फोकस किस पे था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि वो उसे एडमिनिस्ट्रेट करे, अथॉरिटी थी उनके पास उसे एडमिनिस्ट्रेट करने की, बस वो सैलरी प्रोवाइड कराना और उन्हें हायर करने तक ही लाइक लिमिटेड था। Human resource management is a strategic approach to the effective management of a people in a company or organization such that they help their business gain a competitive advantage। अब उनका क्या था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस था, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि ऐसी अप्रोच है जो इफेक्टिव लाइक वो जो चाहती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कम्पिटिटिव एडवांटेज भी दिला सके, उसे प्रॉफिट भी दिला सके और एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरह वर्क करती है। It is designed to maximize employee performance और services of employer strategic objectives, कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव होते हैं या फिर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके रिगार्डिंग हमारे एम्प्लॉयज़ मैक्सिमम परफॉर्म कर सकें, अच्छे से परफॉर्म कर सके, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट में क्या था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल मैनेजमेंट फोकस ऑन द मेंटेनेंस ऑफ ऑल पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि इनका फोकस किस पे था कि मेंटेन करे पर्सनल्स यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज को और उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करे। वेयर एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ मोर स्ट्रेटेजिक अप्रोच, कि ये ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, फोरकास्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट ऑल सिस्टम्स। कि हमने ह्यूमन रिसोर्स क्या पढ़ा था कि मैनेज करती है ह्यूमन रिसोर्स की, तो उसमें प्लानिंग भी करती है, फोरकास्ट भी करती है, फिर ऑर्गेनाइज भी करती है, डायरेक्ट भी करती है, कंट्रोल भी करती है, मॉनिटर करती है। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ इंक्लूड करती है। लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही इंक्लूड होता था।
डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड HRM, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ टूल। कि पर्सनल मैनेजमेंट को हम एक टूल के तरीके से देखते थे लोग कि लाइक उसे मॉडिफाई किया जा सकता था ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग, कि हम उसे चेंज कर सकते थे। वो क्या था, एक टूल के रिगार्डिंग लिया जाता था कि जैसा चाहा वैसा बना लिया। लेकिन ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक एसेट्स की तरह लिया जाता है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेनिफिट है जो हमें कम्पिटिटिव एडवांटेज भी प्रोवाइड कराता है। पर्सनल मैनेजमेंट जो है उसे सिमिलर, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट का जो फंक्शन था, अदर फंक्शंस होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे फाइनेंस का फंक्शन होता है, प्रोडक्शन का फंक्शन होता है, उनके रिगार्डिंग सिमिलर इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी पर्सनल मैनेजमेंट वाले फंक्शन को। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिमिलर इंपॉर्टेंस पाता है। जितने हमारे अदर फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है। हमारे पर्सनल मैनेजमेंट क्या एडमिनिस्ट्रेटिंग पे फोकस करता था, और ये मोर स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो हर चीज़ को इन्वॉल्व करती है अंदर। तो अगर ये सब चीज़ को इन्वॉल्व करेगी तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, वाइडर स्कोप है, लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट की क्या है, नैरोअर स्कोप है। पर्सनल मैनेजमेंट कंसीडर्ड एज अ सैलरी विच इंक्रीज कॉस्ट। कि पर्सनल मैनेजमेंट में क्या था, एडमिनिस्ट्रेट करना, यानी कि उन्हें हायर करना और फिर उन्हें सैलरी प्रोवाइड कराना। तो उस वो सैलरी को क्या देखते थे कि ये सैलरी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को बढ़ा रही है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए मीन्स एक तरीके से कॉस्ट के तरीके से देखा जाता था। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है कि इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखते हैं हम ह्यूमन रिसोर्सेज को। उन्होंने उसे कॉस्ट के तरीके से देखा और इन्होंने इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखा कि अगर आज हमने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया तो हमें फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा। ये मेनली इंक्लूड, पर्सनल मैनेजमेंट मेनली इंक्लूड क्या करता था कि अटेंडेंस हम उनकी मेज़र करें और उसके बेस पे हम उन्हें सैलरी प्रोवाइड करें। और ये सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है एम्प्लॉयज़ की, उन्हें मेंटेन करना, उनके लिए मीन्स डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेके आना, उन्हें उनका प्रोस्पेक्ट देखना, उनको रिम्यूनरेशन प्रोवाइड कराना। सो आई होप यू क्लियर विद दिस। थैंक